जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है और अच्छे कार्य करता है, वह जीवन में कभी भी उदास और परेशान नहीं रहता। अच्छे काम से पहले कभी कभी डर लग सकता है, मगर ऐसा लगता है तो अच्छा कार्य करना छोड़े नहीं, क्योंकि यह इस बात का संकेत होता है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई अच्छा कार्य कर लेता। सुप्रभात दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम की। पुलिस की पुरानी परीक्षाओं में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर इस वीडियो में आए हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संविधान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या या जनगणना। दोस्तों बताइए, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जनगणना। क्या कहते हैं? जनगणना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनगणना। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, यानी इनमें से मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप कौन सा है? M1 है, M3 है, M2 है या फिर M4 है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, M3। मुद्रा आपूर्ति की माप का यह सबसे साधारण रूप होता है M3। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। यानी भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वो न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या व्यवस्था करता है? ऑप्शन ए है, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। बी है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है भारतीय संविधान। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। दोस्तों आपने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर सी। कौन सा सही आंसर? ऑप्शन सी। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है हमारा संविधान। हमारे संविधान में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था, मेंडलीफ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवर्त सारणी में काफी संशोधन किया था और जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसे बनाया है। तो जो मेंडलीफ ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया था, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? यानी उस समय कितने तत्व थे? 63 तत्व थे, 29 थे, 36 थे या फिर 47 थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 63। उस समय कितने तत्व मौजूद थे? 63 तत्व मौजूद थे। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस समय आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं। अगला प्रश्न है, 5 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार से? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? भय मुक्त राज्य बनाने के लिए। भय मुक्त राज्य बनाने के लिए 5 मई को यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है ये बताना है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है, केरल के मुख्यमंत्री को दिया गया है या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? यानी प्रतिस्पर्धा आयोग है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या रवनीत कौर बने हैं, लीना नायर बने हैं, नैना लाल किदवई बने हैं या शांति एकम्बरम बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रवनीत कौर। रवनीत कौर को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार
सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला या पहली गायक बने हैं? यानी इनमें से कौन से गायक हैं जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत में पहले व्यक्ति थे? क्या वो AR रहमान थे, दूसरे हैं RD बर्मन थे, MS सुब्बा थी, या फिर जाकिर हुसैन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, MS सुब्बलक्ष्मी। कौन थी? MS सुब्बलक्ष्मी एक संगीतकार थी पहले जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, हरिदास ठाकुर हैं, ज्योतिबा राव फूले हैं, या फिर घासीदास है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले। कौन है? ज्योतिबा राव फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, यानी किस वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? जो भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी शैलियां लिखी जाती हैं, लेखन की प्रचलित हैं, उनमें प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? क्या प्रारंभिक शैली का नाम ब्राह्मी लिपि था, सिंधु लिपि था, पाली लिपि था, या संस्कृत लिपि था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंधु लिपि। क्या है? ऑप्शन बी, सिंधु लिपि। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कौन सी जनगणना? पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किस वर्ष के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित कराई गई थी? उस वर्ष का नाम बताना है जब भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कराई गई थी और उस आर्थिक जनगणना में लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया था। 1997 में, 1977 में, 1967 में, या फिर 1987 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1977। 1977 में ऐसा किया गया था, पहली बार आर्थिक जनगणना कराई गई और जिसमें लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया था। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, 1977। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सीटों की संख्या बतानी है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? क्या आधी सीटें यानी 50%, क्या 50% सीटें आरक्षित की गई हैं, या 2/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, या 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, या फिर 1/4 यानी 1/4 सीटें आरक्षित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है, बरांस हिंदू त्योहार एक त्योहार है हिंदुओं का, कौन सा है? बरांस। ये दीपावली के समान है, यानी दीपावली की तरह ही ये मनाया जाता है, दीपावली के ही समान है। जो निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बस ये बताना है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्या ये बरली और कोकड़ा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, गोंड या भील इस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, या फिर मुंडा जनजाति के तहत मनाया जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बरली और कोकड़ा। बरली और कोकड़ा जो जनजातियां हैं इनके द्वारा ये बरांस त्योहार मनाया जाता है, हिंदुओं का त्योहार है। और किसकी तरह मनाया जाता है? ये दीपावली की तरह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, यानी किस वर्ष से जो एथलेटिक्स है उसमें IAAF एक विश्व चैंपियनशिप है, वो किस वर्ष से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है? क्या 1997 से बनी है, 1993 से बनी है, 1991 से एक पेशेवर प्रतियोगिता बनी है, या फिर 1995 से बनी है? तो दोस्तों ये बनी है 1997 से। कब से बनी है? 1997 से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1997। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? एक कप है, कौन सा? रंगास्वामी कप। इसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, बैडमिंटन से है, टेनिस से है, या फुटबॉल से? तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। हॉकी से है, बैडमिंटन से है, टेनिस से है, या फिर फुटबॉल से?
इसका सही उत्तर है हॉकी, ऑप्शन ए हॉकी। जो हॉकी है उसी में खेला जाता है रंगास्वामी कप। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के खालिस्तान कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। यानी कौन से कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे? हैदराबाद के, लखनऊ के, आगरा के या फिर ग्वालियर के? आपको बताना है इसमें से किस घराने के कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। कौन से घराने के? लखनऊ घराने के। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार, जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4A के अनुसार, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, यानी किसी बच्चे के माता पिता या उसके अभिभावक हैं, तो किस वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? 6 से 12 वर्ष तक के लिए, 4 से 14 वर्ष तक के लिए, 2 से 6 वर्ष तक के लिए या फिर 6 से 14 वर्ष तक के लिए? तो किस वर्ष के बीच के बच्चों के लिए उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? ऐसा संविधान के भाग 4 के ए में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उनके माता पिता शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में, कब? 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? उस भारतीय नृत्य कलाकार का नाम बताना है जिसने 2018 में, किस वर्ष में? 2018 में ओडिशा का एक नृत्य है उसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। क्या अकमल लक्ष्मी देवी हैं, सुरूपा सेन हैं, डॉक्टर अरोड़ा मोहंती हैं या एलम इंदिरा देवी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है, क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरूपा सेन। कौन है? सुरूपा सेन ने ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था 2018 में। अगला प्रश्न है, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? यानी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था वर्ष 2015 में? क्या नवाडा रख दिया गया था, सेबी रखा गया था, नीति आयोग रखा गया था या फिर आरबीआई रखा गया था? किसका? योजना आयोग का नाम बदलकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में बना है। कब बना है? 2015 में बना है और योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, ओवर नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC एक पहल है। ये किसकी पहल है? किस संस्थान की पहल है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की पहल है, नीति आयोग की एक पहल है, सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वयक मंत्रालय की पहल है या सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की पहल है। कौन सी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ONDC। दोस्तों अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन एक खेल है, उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से, सर्वर मतलब कोई व्यक्ति जो सर्विस कराता है उसे सर्वर कहेंगे, तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट से सर्व करता है, मतलब सर्विस करता है। जो कोर्ट बना होता है उसके बाईं ओर से सर्विस करता है। क्या ये बात सही है? दूसरा है सर्वर, मतलब सर्विस करने वाला, और रिसीवर जो दूसरी तरफ होता है जो सर्विस को रिसीव करता है, वो हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में, यानी विपरीत सर्विस कोर्ट में होते हैं लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो एक या दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है, या ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। ये दोनों ही चीज गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।